आइए आज हम बात करते हैं अपने चारों ओर फैले इस गैसीय आवरण के विषय में, जिसे हम वायुमंडल के भी नाम से जानते हैं। वायुमंडल बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं, सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उन सभी में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है, और वायुमंडल की इसी उपस्थिति के कारण इस ग्रह पर जीवन संभव हो पाया है। हम सभी भोजन के, जल के बिना तो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ समय से ज़्यादा तक जीवित नहीं रह सकते। ये हमारे जीवन की अनिवार्यता है। इसीलिए वायुमंडल का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे इस वायुमंडल में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। गैसें हैं। गैसों में भी जैसा आप इस तालिका से देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिलाकर ही पूरे 100 में से 99% को कवर करते हैं। बाकी शेष बचा जो 1% है, उसमें और भी गैसें जो हैं वो उपस्थित हैं। नाइट्रोजन देखते हैं हम। नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो हमारे वायुमंडल में 78.04% है। नाइट्रोजन गैस हमारे जितने भी जीवधारी हैं जो इस ग्रह पर उपस्थित हैं उन सभी को पोषण प्रदान करती है। ये प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है, और इस गैस को हम सीधे प्रत्यक्ष रूप पर कोई भी जीवधारी जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसे पौधे अपनी जड़ों पर नाइट्रेट में परिवर्तित करती हैं, और उसके बाद फिर जड़ों से वो उन पौधों पर पहुंचता है, और उन वनस्पतियों और फलों के माध्यम से जितने भी जीवधारी हैं उन तक हम जो नाइट्रोजन है वो पहुंच पाता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% जो है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हों, कोई भी जीव जंतु हों या वनस्पतियां हों, जीव जंतु जो हैं और मनुष्य जो हैं वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वनस्पतियां दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। अब हम बात करते हैं CO2 के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को ये अपने में अवशोषित कर लेता है, लेकिन वापस धरातल से जो पार्थिव विकिरण होता है उसे ये बाहर वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता। अब हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं उसमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो 6% मात्रा उसकी होती है, वो उसे अपने में अवशोषित कर लेता है, हम तक पहुंचने नहीं देती। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो त्वचा कैंसर है, रेटिना का क्षय है, या जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनसे ये हमारी रक्षा करती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने नहीं दे रही है। मैंने जैसा भी बताया कि 99% के अलावा 1% में भी और हल्की गैसें हमारी हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है। इन सब का प्रतिशत बहुत न्यून है, लेकिन ये हमारे वायुमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका एक अलग महत्व है। आइए अब गैसों की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं जल वाष्प के विषय में। जल वाष्प बच्चों, आपने धरातल पर ओस की बूंदें तो देखी ही होंगी। जब बारिश का मौसम होता है तो आपने कोहरे का छा जाना, जिससे आपको बहुत दूर तक की वस्तुएं जो हैं दिखाई नहीं दे पाती हैं। तो कोहरे का छाना या बादलों का निर्माण, जैसे आप बारिश को होते हुए देखते हैं, ये सभी घटनाएं क्या आपने सोचा है किसके कारण संभव हो पाती हैं? ये सारी मौसमी घटनाएं जो हैं वो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण ही संभव है। बच्चों, आपने आकाश में इंद्रधनुष ये 7 रंगों का बनते हुए तो देखा होगा। ये इंद्रधनुष का बनना भी इस जल वाष्प के ही कारण संभव हो पाता है। अब हम देखते हैं धूलकण के विषय में। धूलकण, हमारे चारों तरफ धूल के सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं।
ये कहाँ से आते हैं वायुमंडल में? मिट्टियों के सूक्ष्म कण, राख, ज्वालामुखी का जो फटना होता है उसमें जो ज्वालामुखी राख निकलती है उससे भी जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं वो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। इन सब के अलावा आसमान में जो उल्कापात होता है उसके नष्ट होने से, टूटने से जो सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैल जाते हैं उनसे भी वायुमंडल को धूल कण की मात्रा मिलती है। ये क्यों आवश्यक है? बच्चों, बादलों के निर्माण के लिए धूल कण का वायुमंडल में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन धूल कण के चारों तरफ ही आप देख रहे हैं ये जो बादलों का निर्माण होता है वो एक धूल कण के चारों तरफ जल वाष्प की मात्रा, नमी की मात्रा के आसपास इकट्ठा होने से ही बादलों का निर्माण होता है। मतलब यदि ये धूल कण वायुमंडल में ना हो तो बादलों का निर्माण संभव ही नहीं है। आइए अब हम देखते हैं हमारी वायुमंडल की बनावट कैसी है। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको अलग अलग परतें दिखाई दे रही हैं। हम जैसे जैसे अपनी पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं और आपको तापमान कम महसूस हो तो हमको समझ जाना है कि हम ट्रोपोस्फियर में आ गए हैं, अपने क्षोभ मंडल में हैं। क्योंकि हम ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। क्या आपको पता है कि अभी भी मैं कहाँ हूँ? हम अभी भी ट्रोपोस्फियर में हैं, क्षोभ मंडल में। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान है, ये सभी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हमने बात की थी अपने जलवाष्प और धूलकण की, तो ये जलवाष्प और धूलकण सबसे अधिक मात्रा में हमारे इसी क्षोभ मंडल में ही मौजूद हैं और इसी कारण ये सारी मौसमी घटनाएं हमको इसी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। अब मैं जैसे जैसे इस क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ बढ़ती हूँ, मुझे तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग समान है। अब मैं आ गई हूँ क्षोभ सीमा। बच्चों, हर 2 लेयर्स के बीच में हमको एक पॉज मिलता है। स्फीयर एक मंडल है और 2 स्फीयर के बीच में एक पॉज या सीमा है जो दोनों मंडलों को अलग करती है। अभी मैंने बताया कि मैं थोड़ा ऊपर आ गई और मुझे तापमान में अंतर नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर लगभग समान है, तो उसका मतलब हुआ कि मैं क्षोभ सीमा में आ गई हूँ। जैसे ही हम क्षोभ सीमा के ऊपर जाएंगे तो हमें समताप मंडल मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का नाम ही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको तापमान में बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसी स्ट्रेटोस्फीयर में हम 20 किलोमीटर से और ऊपर की तरफ जाते हैं। अरे ये तो अचानक से तापमान में वृद्धि होने लगी, तापमान बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि मैं समताप मंडल में ऊंचाई पर आ गई हूँ। एग्जैक्टली मैं अपने समताप मंडल में ही खड़ी हूँ। पता है यहाँ पर तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस की सांद्रता है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमको ओजोन गैस मिल रही है। और हमने अभी तो बात किया था कि ओजोन गैस की क्या विशेषता है कि ये सूर्य से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको अपने में अवशोषित कर लेता है। इसी कारण इसका तापमान जो है वो अधिक होता है। आपने वायुयान को इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा होगा कि आपको पता है कि ये सारे वायुयान जो अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं वो इसी ऊंचाई पर ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल कम सघन होता है और तापमान में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। हाँ, जो घरेलू विमान है वो जरूर क्षोभ सीमा से थोड़ा नीचे उड़ान भर सकते हैं। अब हम आते हैं मेसोस्फीयर में। मुझे तापमान फिर से कम महसूस हो रहा है क्योंकि समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति थी और हमने बात की थी कि ओजोन गैस
पराबैंगनी किरणों को सोख ले रही है, इसलिए वहाँ पर तापमान बढ़ गया था। लेकिन अब मेसोस्फीयर में मैं जैसे ही आ गई तो यहाँ पर धूलकण, जलवाष्प, विरल वायु ये मिल रही है। तो ये तो सूर्य की किरणों को सोख नहीं पा रही है, तो उसके कारण यहाँ पर हमको तापमान जो है वो फिर से कम होने लगता है। आप देख रहे होंगे उल्काओं का टूटकर गिरना और बिखरना। क्या आपको पता है ये उल्कापात जैसी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? उल्कापात का गिरना ये हमारे मेसोस्फीयर मध्य मंडल में ही घटित होता है। और जैसे जैसे मैं और ऊपर की तरफ जाती हूँ तो मुझे मिलता है आयनोस्फीयर या आयन मंडल, या हम इसको थर्मोस्फीयर या ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने रेडियो में आवाज़ सुनी होगी, टेलीविज़न में पिक्चर भी देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये रेडियो कैसे चलती है? बच्चों, पृथ्वी से जो आने वाली रेडियो तरंगे हैं वो धरातल से जब फिर से परावर्तित कर दी जाती हैं तो ये परावर्तित किरणें यहीं से इसी मंडल से वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यहाँ जितनी भी गैसें मिल रही हैं ये आयनीकृत हैं, इसीलिए हमारे धरातल पर रेडियो या टेलीविज़न का संचालन संभव हो पाता है, हम उन्हें सुन पाते हैं। अब हम जैसे जैसे इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें एग्जोस्फीयर मिलता है। ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमको दिख रही हैं, सैटेलाइट्स ये सारी हमारे बाह्य मंडल में ही उपस्थित हैं और हम अब वायुमंडल से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नेटोस्फीयर में, या हम इसको जानते हैं चुंबकत्व मंडल के भी नाम से। बच्चों, आप अपने टीवी में डेली न्यूज़ चैनल में मौसम का पूर्वानुमान सुनते होंगे। इस मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हम रोज़ होने वाली मौसमी घटनाओं के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पर तूफ़ान आने वाला है, कहाँ बाढ़ आने वाली है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि इसी के आधार पर इस पूर्वानुमान के अनुसार हमारे जो किसान हैं वो अपना फसल रोपाई का काम जो है वो कार्यक्रम तय करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मौसम संबंधी दशाएं अच्छी रहने वाली हैं, बारिश अच्छी होने वाली है, तो उस आधार पर वो अपना कार्यक्रम तय करते हैं। ऐसे ही जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तटीय चक्रवात आते हैं, विक्षोभ आते हैं, तो इस आधार पर उस तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो मछुआरे हैं वो अपना समुद्र के अंदर जाकर मछली पकड़ने का कार्यक्रम भी तय कर लेते हैं। अगर वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि समुद्री तूफान आने की संभावना है तो वो अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं, और अगर उन्हें पता है कि किसी भी प्रकार का कोई तूफान आज नहीं आने वाला है तो वो अपना जाकर मछली पकड़ने का कार्य अनवरत रूप से करते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ आने का पूर्वानुमान भी हमें इस मौसम पूर्वानुमान के आधार पर लग जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हमें अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर जाना है तो हम अपने इस कार्यक्रम को भी मौसम के आधार पर ही तय करते हैं। यदि हमें पता चलता है कि लगभग 8 से 10 दिन के दौरान तेज बारिश होने की या किसी भी प्रकार के चक्रवात के आने की पूरी संभावना है तो हम वो अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं। और यदि इस पूर्वानुमान के अनुसार हमें ये पता चल जाता है कि अगले हफ्ते दिन तक मौसम संबंधी जो दशाएं हैं वो एकदम साफ रहने वाली है तो वो हम अपना कार्यक्रम बना लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पूर्वानुमान की बात, लेकिन हमने ये सोचा कि ये मौसम संबंधी पूर्वानुमान हमें कैसे पता चलते हैं। बच्चों, हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल और उससे अधिक ऊपर की ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, और इन सैटेलाइट से ही जो इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं, इन कैप्चर इमेजेस के द्वारा ही हमें मौसम संबंधी दशाओं का पूर्वानुमान लग जाता है। अब ये तो हो गई मौसम पूर्वानुमान की बात, लेकिन हम देखते हैं कि मौसम है क्या। हम अक्सर बातचीत में ये सुनते हैं कि आज का मौसम सुहाना है। तो सुहाना मौसम क्यों है?
क्योंकि आज दिन भर धूप खिली हुई है, धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं, आकाश बिल्कुल मेघ रहित है, तो हमने कह दिया मौसम सुहाना है। लेकिन हम अगले ही कुछ घंटों के बाद ये देखते हैं कि जो आकाश मेघ रहित था वहाँ पर बहुत काले घने मेघ छाने लगे। इसके बाद तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और अगले ही पल हम देखते हैं कि तेज बारिश शुरू हो गई। तो हमने देखा कि मौसम संबंधी दशाएं जो हैं वो दिन में 2 बार बदल गई। तो मौसम जो है वो हमारी अल्पकालिक या हम ये कहें कम समय की वायुमंडलीय दशाओं को बताते हैं या उसका निर्धारण करते हैं। ये हमारे हर दिन में या सप्ताह में भी इनमें बदलाव आ सकते हैं। अब आ गई जलवायु। जलवायु की हम बात करें तो जलवायु जो है वो लगभग 30 से 35 साल तक की अवधि होती है, या इस समय में हम किसी भी स्थान की मौसमी दशाओं का अवलोकन करते हैं कि उस स्थान पर तापमान लगातार उच्च बना हुआ है या निम्न बना हुआ है। उच्च तापमान है तो उच्च तापमान के कारण वहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है और उसके कारण संघनन की प्रक्रिया हो रही है, तेज बारिश हो रही है। वायु दाब की क्या स्थिति है, इन सभी मौसमी दशाओं के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि उस स्थान का जलवायु जो है वो किस प्रकार की है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। अब हम ये देखते हैं इस मौसम और जलवायु को हम किन तत्वों के आधार पर ये बताते हैं कि मौसम क्या है या जलवायु क्या है। तो उसके निर्धारक तत्व ये 4 हैं। तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता है और वर्षा है, जिसके आधार पर हम मौसम और जलवायु का निर्धारण करते हैं। आइए अब हम इसके तापमान तत्व को देखते हैं। तापमान क्या है? सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जो हमारे धरातल तक पहुंच रही है, इनकमिंग इंसुलेशन, इसे ही हम तापमान या सूर्यातप कहते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी पर या उसके वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य ही है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनसे ही हमें ऊर्जा मिल रही है या ताप मिल रहा है। ऊर्जा का दूसरा रूप ही तो ताप है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया है। बच्चों, हम ये तो जानते हैं और या हमने बातचीत में ये सुना है कि हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय या मानसूनी प्रकार की है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्या है? देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती या 23.5 अंश झुकी हुई नहीं होती तो सभी जगह एक समान दिन और रात होते, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन इसके 23.5 अंश झुके होने के कारण सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो सभी जगह एक समान नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत होता है, और उसके बाद जैसे ही हम कर्क और मकर रेखा के बाद ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है वो उसमें तिरछापन आ जाता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम अंधेरे कमरे में टार्च को फोकस करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि टार्च का फोकस जहाँ पर एकदम सीधे पड़ रहा है वहाँ पर लाइट या प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, चीज़ें हमें अधिक क्लियर नज़र आती हैं, साफ नज़र आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ उस सीधे प्रकाश वाले क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्र में भी प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि टार्च का फोकस वहाँ पर भी जा रहा है, लेकिन वो प्रकाश जो है उसमें तिरछापन आ गया, इसलिए प्रकाश की मात्रा कम हो गई। ठीक उसी प्रकार सूर्य के सामने जो क्षेत्र पड़ता है या लंबवत जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर तापमान की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो गई, उनमें तिरछापन आ गया, वहाँ पर मिलने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। और हम देखते हैं कि यदि हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाते हैं तो वहाँ पर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। अब अभी हमने कहा कि हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है,
तो बच्चों, हम अपने पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा है हमने। भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे आ रहा है। फिर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ध्रुवों की तरफ, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल तक हम जो जोन है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ गए तो हमने उसे शीत कटिबंध कहा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य से मिलने वाला प्रकाश आप देखते होंगे, जैसे हमारे यहाँ सूर्योदय से जो प्रकाश आता है, सूर्योदय के समय जो प्रकाश आता है वो एकदम हल्का होता है, वैसे ही प्रकाश हमें ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो गई। अब हमारा भारत भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आइए अब हम जलवायु के दूसरे तत्व वायुदाब की बात करते हैं। वायुदाब, वायु का पड़ने वाला दबाव, उसका भार या वजन है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। बच्चों, सभी वस्तु या पदार्थ का एक भार होता है। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर 4 पुस्तकें रखी हुई हैं। इसमें सबसे जो चौथी पुस्तक है ऊपर रखी हुई है, उस पर सिर्फ हवा का भार पड़ रहा है और कोई भी पुस्तक नहीं रखी हुई है, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ वायु का वजन है। लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ कि सबसे जो पहले निचले स्तर पर जो नीचे रखी हुई है पुस्तक, उस पर हवा के वजन के साथ साथ जो ऊपर में 3 पुस्तकें रखी हुई हैं उनका भी वजन अधिक पड़ रहा है। तो किसका भार अधिक हुआ? जो सबसे पहले नंबर पर पुस्तक रखी हुई है। और सबसे कम भार किस पर पड़ रहा है? जो सबसे ऊपर चौथे नंबर की पुस्तक है। बच्चों, हम सभी को पता है कि हमारे आसपास भी वायु का एक दबाव हमेशा रहता है। हमारे सिर के ऊपर भी वायु का एक दबाव है, एक भार पड़ रहा है, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि हम हवा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वायु का दबाव भी हमें महसूस नहीं होता है। ये वायुदाब जो है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। इसको हम एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम किसी तटीय क्षेत्र में या समुद्र तल के ऊपर यदि हम 1 गिलास पानी को उबालने को रख दें, तो हम देखेंगे कि उस पानी में उबाल आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर उस तटीय क्षेत्र में या उस तल के ऊपर ऑलरेडी वायु का दबाव जो है वो अधिक है। लेकिन इसी को यदि हम किसी पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर भी 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दें, तो वो उसमें उबाल जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायु का दबाव कम है। तापमान और वायुदाब की हम बात करते हैं। तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। ऐसा क्यों? हम सभी जान रहे हैं कि गर्म चीज़, कोई भी पदार्थ यदि हम उसका तापमान बढ़ा देते हैं तो वो फैलने लगती है, और फैलने से उस पदार्थ का आयतन अधिक हो जाता है और उसका दबाव जो है वो घनत्व हमको कम होगा। लेकिन यदि हम किसी भी वस्तु या पदार्थ का तापमान कम कर देते हैं तो उसका आयतन सिकुड़ने के कारण कम हो जाता है और वो भारी हो जाती है। हवाओं के साथ भी ठीक यही स्थिति होती है। यदि हम किसी भी स्थान के हवा का तापमान जो है वो बढ़ा देते हैं तो वो हवा गर्म होने के कारण फैलने लगती है, और फैलने से उस हवा का आयतन अधिक हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, क्योंकि वो हल्की हो गई। लेकिन यदि हम उसी हवा का तापमान कम कर देते हैं तो हवा का आयतन सिकुड़ने के कारण वो भारी हो जाती है, और कोई भी भारी चीज़ जो है ये हमको पता है कि उसके नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। हल्की वस्तु को हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन भारी चीज़ को हम ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, वो वापस से नीचे ही आ जाएगी। इसीलिए यदि हम अलग अलग कटिबंधों में भी देखेंगे, तो यदि हम भूमध्य रेखा की क्षेत्र की बात करेंगे
तो भूमध्य रेखा पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती हैं और सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जितनी भी हवा है ये अधिक तापमान के कारण हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन हम जैसे जैसे यदि हम ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हम देखेंगे कि वहाँ पर चूंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ रही हैं, तापमान एकदम कम होता है, तो वहाँ पर की ध्रुवीय क्षेत्र की जितनी भी हवा है वो ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण भारी होगी और उसके नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं जलवायु को निर्धारित करने वाले उसके तीसरे तत्व हवाओं के विषय में। हवाएं, हम सभी जान रहे हैं कि हवाएं जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ये हम महसूस नहीं कर सकते, ये हमारे आसपास होती हैं, उपस्थित हैं, लेकिन महसूस नहीं किया जा सक रहा है क्योंकि ये जब ये चलती हैं या इनमें गति होती है तभी हवाओं को हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, हवाओं की ये प्रवृत्ति होती है कि ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला, स्थायी हवाएं, जैसा हम देख रहे हैं भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच में हमें व्यापारिक हवाएं मिल रही हैं। इन स्थायी हवाओं की ये प्रवृत्ति होती है कि ये वर्ष भर एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलती हैं। इनका दिशा और स्थान जो है वो निश्चित होता है, उसी क्रम में ये हमेशा चलती हैं। व्यापारिक हवाओं के ऊपर हम देखते हैं तो लगभग 23.5 से या 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में हमको पछुआ हवाएं नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं 60-65 डिग्री से लगभग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो हमें ध्रुवीय हवाएं मिलती हैं। ये हो गई स्थायी हवाओं की बात। इनके अतिरिक्त हमको सामयिक हवाएं दिखती हैं या मौसमी हवाएं भी कहते हैं हम, जो समय के अनुसार और मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। जैसे इसमें पर्वत समीर, घाटी समीर, पर्वत से घाटी की तरफ चलने वाली पर्वत समीर और घाटी से पर्वत की तरफ चलने वाली हवाओं को हम घाटी समीर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके पहले हमने बात किया था कि हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो मानसूनी इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे भारत में मानसूनी हवाओं से या मौसमी हवाओं से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया आपको कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो दाब की स्थिति जो है वो मौसम के अनुसार बदल जाती है। स्थलीय भाग जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं और जलीय भाग देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। इसी कारण हवाएं जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु में, जबकि स्थलीय भाग जो है वो जल्दी गर्म हो गया, लेकिन उसकी अपेक्षा हम देखेंगे कि जितने भी महासागरीय हिस्से या जो भी जलीय भाग हैं वो कम गर्म हुए हैं। तो हवाएं क्या होंगी, यहाँ पर जलीय भाग से स्थल भाग की तरफ चलती हैं और उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी है, हिंद महासागर से भारत के आंतरिक स्थलीय भाग की तरफ चलती हैं, इसीलिए वहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हम यदि देखें, जब उत्तर पश्चिमी मानसून का समय होता है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु के बाद हम देखें कि मौसम या सूर्य की स्थिति जो है वो दक्षिणायन होने लगती है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान की स्थिति क्या हो गई, कम हो गई। तो स्थलीय भाग जो है वो जल्दी ठंडे हो गए, लेकिन उसकी अपेक्षा जो जलीय हिस्से हैं वो देर से ठंडे होंगे। तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, आपके भारतीय हिस्से में या भारत के जितने भी स्थलीय हिस्से हैं, यहाँ मैं यूँ कहूँ कि उत्तरी गोलार्ध के जितने भी स्थलीय भाग हैं वहाँ पर स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया, तापमान कम है, मतलब दाब की स्थिति उच्च हो गई या अधिक हो गई। लेकिन इसकी अपेक्षा मैं ये देखती हूँ कि जितने भी जलीय भाग हैं वहाँ पर तापमान जो है वो क्या है, थोड़ा कम है और दाब की तापमान जो है वो अधिक है और दाब की स्थिति क्या हो गई, निम्न हो गई। तो अब हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब या जितने भी स्थलीय भाग हैं वहाँ से जलीय भाग की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे कि हवाओं का तीसरा प्रकार होता है जिसे हम स्थानीय हवाएं कहते हैं। ये हवाएं पर्टिकुलर उसी स्थान विशेष में चलती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं,
हमारे भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। जो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के समय में गर्म तेज हवाएं चल रही हैं, जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसे हम लू के नाम से पुकारते हैं। और यही हवाएं जब बहुत तापमान इनका कम हो जाता है और तीव्र गति की हवाएं शीत ऋतु या ठंड के समय में चलती हैं, तो हम इन्हें शीतलहर चल रही है ये कहकर बुलाते हैं। लेकिन इसी प्रकार यदि मैं उत्तरी अमेरिका में या रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चली जाऊं, तो वहां पर हमको चिनूक हवाएं मिलेंगी। ये चिनूक हवाओं को हम हिमभक्षणी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में विली विली चलता है। ऐसे स्थानीय हवाएं विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग महाद्वीपों और देशों में चलती हैं, जिनके उन स्थान के आधार पर अलग अलग स्थानीय नाम रखे गए हैं। वो उस स्थान विशेष में ही चलते हैं। अब देखते हैं हम जलवायु के चौथे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा के बारे में। वर्षा भी जलवायु को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। हम इस वर्षा की मात्रा के आधार पर उस वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति होगी और इसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि किसी स्थान की जलवायु जो है वो आर्द्र है या शुष्क है। वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम उसे आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कहेंगे। वर्षा की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं है तो हम उसे शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कहेंगे। हम अपनी पृथ्वी पर भी देख सकते हैं कि जहाँ पर भी भूमध्य रेखा से इक्वेटर से लेकर कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी प्रदेश स्थित होंगे, चूंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है और हमको जलीय क्षेत्र मतलब महासागर भी हमें की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण भी अधिक होगा और वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम कर्क और मकर रेखा से उत्तर की तरफ और क्रमशः नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तापमान कम है और वाष्पीकरण की मात्रा भी कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ठंडा क्षेत्रफल हो जा रहा है, जिसके कारण वाष्पीकरण जो है तापमान कम होने के कारण नहीं हो पाता है। तो ये तो हमने बात की मौसम और जलवायु के तत्व के विषय में, जो निर्धारित करते हैं कि किसी भी स्थान का मौसम कैसा है या जलवायु कैसी है। बच्चों, हमने आज इस अध्याय में बात की है वायुमंडल के संगठन, संरचना या उसकी परतों के विषय में, मौसम और जलवायु के संबंध में। आपको अपनी परीक्षा के संबंध में इस अध्याय को इस तरह से तैयार करना है, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप वायुमंडल की परतों को समझाइए, या वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल का संगठन और संरचना को समझाइए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु क्या है, संक्षिप्त में समझाइए, या मौसम और जलवायु के तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उम्मीद है बच्चों ये अध्याय आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से।